हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया था। टेस्ट विज़न का टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो बेसिकली है आपका कि जो इलेक्टर्स हैं इन द इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, उसमें कौन कौन से होते हैं। मतलब कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होता है वो कैसे उसमें क्या कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना होता है। तो देखिए, इसका जो आंसर है आपका वो है बी 1 और 3, यानी कि जो इलेक्शन होता है उसमें आपके मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा प्राइमरी स्कूल टीचर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बेसिकली, क्योंकि ये सेकेंडरी लेवल के टीचर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा है कि एमएलए फ्रॉम द स्टेट ये पार्टिसिपेट करते हैं, एमपीज फ्रॉम द स्टेट नहीं पार्टिसिपेट करते। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका वो बेसिकली है कि जो ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा में, वो उन लोग के इलेक्शन के बारे में कि अगर जो स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर है उसका अगर जो सीट है वो वेकेंट है तो किस तरह से उनका जो अल्टरनेटिव मेंबर है उनका इलेक्शन कैसे होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही हैं ना कि प्रेसिडेंट हैं जो कि अपॉइंट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज एक्टिंग स्पीकर अगर आपके स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का जो पोजीशन है वो वैकेंट हो। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है आपका वाइट चिक्ड मैकेके के ऊपर। ये बेसिकली आपका करंट अफेयर्स से कनेक्टेड है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में था। इसका जो सही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का वो है ए 1 ओनली, क्योंकि ये जो फीचर दिया हुआ है इसमें ये बात सही है कि इनके लॉन्ग एंड थिक हेयर होते हैं और इनका जो नेक होता है, नेक पे हेयर होता है और टेल जो होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये गलत है, क्योंकि अभी इसको नहीं ऐड किया गया है अंडर स्केड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें ऐड नहीं हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें वो है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि है आपका स्टेट लेवल इलेक्टोरल ऑफिसर्स के बारे में। देखिए, इसमें दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो स्टेट लेवल होता है उसमें इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो जिसका अपॉइंटमेंट होता है बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंसल्टेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नर है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर हैं वो करते हैं अपॉइंटमेंट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी गलत है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है या डेजिग्नेट करती है एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच ऑफ द असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत होगा। फिर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ए 1 ओनली, क्योंकि ये इस्टेब्लिश होती है इन द स्टेट बाय एन एक्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, ये सही है। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेयर के बारे में वो गलत है कि द मेयर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यहाँ पे मेयर के जगह आपका होगा म्यूनिसिपल कमिश्नर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। तो इसके जगह आपका म्यूनिसिपल कमिश्नर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो आपका मेजर नन नेटो अलाय स्टेटस। ये देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो तो सही है कि इसके अंदर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। देखिए, एक्चुअली इसमें दोनों ही इसमें गलत है, क्योंकि इसमें मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस तो हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी कमिटमेंट का कोई बात नहीं की गई है। तो ये जो सिक्योरिटी कमिटमेंट लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस के बारे में बात हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि ये यू का नहीं बल्कि यूएसए का है, तो इसलिए आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 43, जो है आपका प्राइवेट मेंबर बिल्स के बारे में। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है उसमें सही है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कि ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर ना हो, ये बात सही है। लेकिन ये जो बात लिखी गई है कि ड्राफ्ट होता है लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा, ये गलत है, क्योंकि जो इंडिविजुअल मिनिस्टर है जो कि प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट करना चाहता है वो खुद से ड्राफ्ट करता है, ना कि किसी लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 जो है आपका
ये है आपका राज्यसभा के बारे में। तो देखिए इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है कि अ मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो है वो इनडेफिनेट हाउस है, मतलब कि उसको वो सीज़ नहीं करती एग्जिस्ट करना। तो ये जो 6 ईयर का टाइम है ये गलत है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी है और इसका कोई डिसोल्यूशन नहीं होता है। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 जो है उसका सही आंसर है बी 2 ऑन डी, क्योंकि जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि वो कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात तो सही है, लेकिन जो ओथ और एफर्मेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है वो गलत है, क्योंकि ये जो ओथ और एफर्मेशन की बात आपका थर्ड स्केड्यूल में किया गया है, ना कि फर्स्ट मतलब कि सेकंड स्केड्यूल में। तो ये जो नंबर है सेकंड की जगह थर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 46, जो कि बात करता है आपका कि जो सुप्रीम कोर्ट जज का अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन का, तो क्या उसमें कोई मिनिमम एज है, अगर मिनिमम एज है तो कितना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कि डी, कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में बात करें। बाकी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे किसी वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनका जज ऑफ हाई कोर्ट, या ये सारी क्वालिफ़िकेशन है कि उनको एक एडवोकेट होना चाहिए फॉर हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स और जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, ये सारे हैं। लेकिन बाकी मिनिमम एज करके कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। अगर अब क्वेश्चन नंबर 47 अगर हम देखें तो ये स्माइल स्कीम के बारे में है। स्माइल स्कीम जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि बेसिकली बनाया गया है टू सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। देखिए जो स्टेटमेंट है इसमें जो फर्स्ट है वो सही है कि स्माइल स्कीम जो है इज़ फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, ये सही है। और साथ में इसमें हाउसिंग फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, ये भी सही है। लेकिन ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर नहीं बल्कि यहाँ पे डीजीपी होना चाहिए, मतलब कि डीजीपी के अंदर ये प्रोविज़न होता है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का। फिर क्वेश्चन नंबर 48 जो है आपका पीएम केयर्स फंड के लिए है। तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे स्कीम्स हैं अलग अलग उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका जो है आपका सही ऑप्शन होगा सी बोथ 1 एंड 2, यानी कि पीएम केयर्स फंड जो है चिल्ड्रन स्कीम, ये जो लॉन्च किया गया है इससे टू एंश्योर रिहेबिलिटेशन एंड गैप फंडिंग, मतलब जो कोविड के कारण जिन बच्चों के पेरेंट्स जिन्होंने खो दिया अपना, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। और दूसरा भी ऑप्शन सही है कि इसमें मंथली स्टिपेंड दिया जाएगा फॉर द एज ऑफ 18 ईयर और लम्प सम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10 लाख जब जो बच्चा है वो 23 साल का हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा हमने समझा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो है आपका बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, जब हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस सेक्टर में आपका होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फेडरल कोर्ट जो है, एज ए फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है कि कौन सा आएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि रिट जुरिस्डिक्शन जो है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट का। फिर क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द सेंट्रल स्टेट टू रिस्पॉन्ड टू अ पिटीशन टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन है आपको। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और उनका क्या फ़ीचर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं बल्कि सिर्फ आई थिंक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे भी है जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51 के अंदर, तो यहाँ पे 11 होना चाहिए ना कि 14 होना चाहिए। उसी तरह जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो सही है कि जब ये इनकॉर्पोरेट हुआ था उसके बाद सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ था, जो कि आपका है 86th अमेंडमेंट इन 2002, ठीक है। तो इस तरह से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी आपको समझना जरूरी होता है अगर आप आंसर करना चाहते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, वो है कि इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स टू सीक लीगल ओपिनियन, आपको पता है कि प्रेसिडेंट भी कई बार ओपिनियन खोजता है सुप्रीम कोर्ट से, तो अलग अलग मैटर में वो सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ जानना चाहता है। तो अगर मैटर ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस है तो उसके बारे में क्या प्रोविज़न है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो है सी, कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू रिफ्यूज़,
मतलब कि वो रिफ्यूज़ कर सकती है टू टेंडर इट्स ओपिनियन। उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट ने पूछा है तो उससे आंसर करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 52। तो ये क्वेश्चन है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट का वो किसके थ्रू एक्सरसाइज होता है, किसके थ्रू चलाया जाता है। देखिए इसका सही आंसर है आपका बी, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ही है जो कि प्रेसिडेंट को हेल्प करता है एक्सरसाइज करने में अपना एग्जीक्यूटिव पावर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर कि कैसे यूएसए और इंडियन फेडरलिज्म डिफर करते हैं। तो देखिए जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का वो ज़्यादा बड़ा है इन कंपेयर टू इंडियन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यूएसए का जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन यूएसए जो का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें देखा गया कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ द कोर्ट इज़ कंफाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल केस ओनली, जबकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल प्लस क्रिमिनल में भी सुप्रीम कोर्ट का रोल है। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका सही है ऑप्शन, क्योंकि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जबकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट के का जो ये पावर है ये वाइडर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैबिनेट के ऊपर। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है कि जो इट इज़ अ स्मॉलर बॉडी दैन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब हम बात करते हैं तो वो लार्जर बॉडी होता है एज कंपेरिजन टू कैबिनेट। ठीक है, लेकिन इसका जो पावर ऑफ फंक्शन में है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। स्टेटमेंट 3 सही है कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है टू द प्रेसिडेंट, और इस मोस्टली जो प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करता है वो बाइंडिंग होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 54 भी हमने कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो है कि गवर्नर के ऊपर, कि जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे वो सही है कि उनके पास पर्सनल इम्यूनिटी होती है फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, लेकिन जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, क्योंकि इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली वन, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों हाउस अगर सेशन में हो ना हो तभी, बल्कि कोई एक हाउस अगर सेशन में ना हो तब भी वो ऑर्डिनेंस का अपना पावर यूज़ कर सकती है। तो इसका 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो है कि जो हमारा 10 स्केड्यूल है उसके बारे में। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है, लेकिन जो सेकंड है वो गलत है, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट है कि इफ़ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ये सही है, लेकिन नॉमिनेटेड का जब हम कहते हैं तो यहाँ पे आफ्टर होना चाहिए ना कि बिफोर। तो इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, तो उसके ऊपर 10 स्केड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा। तीसरा सही है कि अगर इफ़ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही बिलोंग्ड, ये सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 56 भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।